उनसे पूछिए जिन्होंने सरकार बनाई है और जिनके लिए सरकार बनी है। गन्ना किसानों के रोजगारों को रोजगार मिला, जिन परीक्षाओं में रिजल्ट आ गए उनकी परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ गए, उनकी नियुक्ति रोक दी, और जिनकी परीक्षाएं होनी थी बेमिसाल है तो पुल क्यों नहीं बना। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए, सड़कों पर जाकर अगर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है तो चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ आप सामान्य तीर्थ यात्री से पूछिए, उत्तराखंड आने वाले पर्यटक से पूछिए, अगर कैमरामैन को या किसी को पेपर्स लेकर उस आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत किसी भी बैंक में ईमानदारी के साथ बिना बताए कि आप पत्रकार आप जाइए, अगर आपको उस योजना का लाभ मिल गया ईमानदारी के साथ तो मुझको बताइए, मैं आपके साथ, मैं भी इस सरकार का गुणगान करने में। यूसीसी के कानून बनने से मेरा जीवन स्तर सुधरा है तो हम भी मान जाएंगे। ऐसा मान कर दिया, अनुसूचित जनजाति को नहीं जोड़ा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाकर, सनातन के विरुद्ध जाकर, सनातन धर्म की ध्वजवाहक भाजपा अपने आप को बोलती है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। वैलेंटाइन डे को विरोध करते हैं कि वैलेंटाइंस डे मत बनाओ। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना विवाह के प्रोत्साहित कर रही है, उसको एक लीगल रूप दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मंगलौर के विधायक निजामुद्दीन काजी जी से। भाजपा सरकार 3 साल बेमिसाल बहुत सारे काम भी करे हैं, तो क्या कहना है काजी साहब का, तो जानते हैं हम उन्हीं की जुबानी। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, आप भी उत्तराखंड मंगलौर से विधायक हैं और धामी सरकार बोल रही है 3 साल बेमिसाल बहुत सारे कार्य भी किए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? सरकार ने 2002 के जनरल इलेक्शन में जनता ने सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक जनरल प्रचंड बहुमत दिया। अब प्रचंड बहुमत के साथ यकीनन सरकार 5 साल चलेगी। अब 5 साल चलने में आप, सरकार कह रही है कि हमने 5 साल बेमिसाल हैं हमारे। अब बेमिसाल तो उनसे पूछिए जिन्होंने सरकार बनाई है और जिनके लिए सरकार बनी है। गन्ना किसानों के गन्ना का मूल्य बढ़ा क्या? और अगर उनका मूल्य नहीं बढ़ा तो क्या उनका जो खर्चा था वो घटा क्या? उनकी आमदनी बढ़ी क्या? उनके लिए खाद और डीजल और पेट्रोल की, फर्टिलाइज़र की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनके गन्ने का कीमत नहीं बढ़ रही है। क्या बेरोज़गारों को रोज़गार मिला? जिन परीक्षाओं में रिज़ल्ट आ गए उनकी परीक्षाओं के रिज़ल्ट रोक दिए, जिनकी रिज़ल्ट भी आ गए उनकी नियुक्ति रोक दी, और जिनकी परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं रद्द कर दी, जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं होने से रोक दी। उनसे पूछे जो बेरोज़गार लोग धरने और प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ सिंचाई व्यवस्था होनी है वहाँ सिंचाई नहीं हुई। बिजली ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश के नाम से उत्तराखंड बना था, और यहाँ पर अब ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर बिजली की खपत के अनुकूल बिजली नहीं बन रही, और बिजली यहाँ कम है, उत्पादन ही कम है 8 साल में। तो ये सारे पैमाने उद्योग जो कांग्रेस के शासन में लगे थे वो उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 3 साल से, 4 साल से, उससे पहले भी इनकी सरकार थी, कह रहे हैं कि हम लाखों करोड़ रुपए के उद्योग ला रहे हैं। कहाँ हैं? तो बेमिसाल चीज़ें तो सड़कों पर जाकर पता चलेंगी। कोई नहर का पुल टूट गया, बरेडी की नहर का पुल टूटा हुआ है मेरे मंगलौर विधानसभा में, उनसे पूछिए कि बेमिसाल है तो पुल क्यों नहीं बना। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए, सड़कों पर जाकर अगर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है तो फिर पता चलेगा। 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ आप सामान्य तीर्थ यात्री से पूछिए, उत्तराखंड आने वाले पर्यटक से पूछिए, अगर वो कहे कि हाँ मुझको अच्छी व्यवस्थाएं मिली तो हम भी बेमिसाल बोल देंगे।
लेकिन विधायक जी, अभी बेरोजगारी की बात हुई है, तो बेरोजगारी में आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे काफ़ी सारी इन्होंने योजनाएं चलाई हैं। जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत भी बच्चों को ट्रेनिंग करके आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उद्योग लगाने के लिए लोन भी मुहैया करवा रहे हैं। आप अपने कैमरामैन को या किसी को पेपर्स लेकर उस आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत किसी भी बैंक में ईमानदारी के साथ बिना बताए कि आप पत्रकार हैं, आप जाइए। अगर आपको उस योजना का लाभ मिल गया ईमानदारी के साथ, तो मुझको बताइए, मैं आपके साथ मैं भी इस सरकार का गुणगान करने में शामिल हो जाऊंगा। ये कागजी योजनाएं हैं। आज मुख्यमंत्री जी का एक अखबार में बयान है, ज़रा हिंदुस्तान अखबार मंगा देना आज का राजा अंदर से, उसमें स्टेटमेंट है आज के अखबार में कि वन अग्नि को रोकिए। प्रशासन अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये कह रहे हैं कागज़ों में मत रोकना। इसके मायने मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि कागज़ों में ही काम होते हैं। इस सरकार में क्या ज़रूरत है उनको ये कहने की कि कागज़ों में मत रोकना, प्रैक्टिकली रोकना। तो ये जो योजनाएं हैं सब कागज़ी योजनाएं हैं, कोई धरातल पर ये योजना नहीं है। और ये विफलताओं से भरे हुए 3 साल हैं। आप मुझसे छोड़िए, सामान्य जनता से छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछिए, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ ये 3 साल बेमिसाल हैं, हम भी कह देंगे। उन्होंने लोकसभा में, जो देश का सर्वोच्च सदन है, वहाँ पर खनन के आरोप लगाए हैं। लेकिन 3 साल बेमिसाल में विधायक साहब, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें यूजीसी कानून बना है और भू कानून बना है, जिसकी लंबे समय से मांग भी हो रही थी। धामी सरकार में भू कानून भी लागू हुआ है, यूजीसी कानून भी लागू हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उत्तराखंड ही ऐसा है जिसमें यूजीसी लागू हुआ है। ये एक अलग इंटरव्यू का टॉपिक है। आप का जीवन यूसीसी आने और ना आने से कितना बदला, मेरा आपसे सवाल है। उत्तराखंड का कोई एक नागरिक ये कह दे कि मेरा यूसीसी के कानून बनने से मेरा जीवन स्तर सुधरा है, तो हम भी मान जाएंगे। हाँ, यूसीसी कानून क्या है? यूसीसी कानून से में उन्होंने और यहाँ डिस्पैरिटी पैदा कर दी और उसको नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, असमान कर दिया। अनुसूचित जनजाति को नहीं जोड़ा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाकर, सनातन के विरुद्ध जाकर ये यूसीसी बनाया है। मुझे बताइए कि आप चाहेंगे आपके परिवार का कोई बच्चा, लड़का या लड़की, बिना विवाह के किसी अन्य अपने साथी के साथ रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे बिना विवाह के? क्या ये हमारी जीवन सुधारने की तरफ है या हमारी संस्कृति को बिगाड़ने की दिशा में है? ये कानून हमारे सनातन धर्म की ध्वजवाहक भाजपा अपने आप को बोलती है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। वैलेंटाइन डे को विरोध करते हैं कि वैलेंटाइंस डे मत बनाओ 14 फरवरी को, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना विवाह के प्रोत्साहित कर रही है, उसको एक लीगल रूप दे रही है और कानूनी जामा उसको पहना रही है कि आप बिना शादी के जोड़े रह सकते हैं। तो ये कौन सा फ़ायदा, किस स्तर का फ़ायदा समाज को इस यूसीसी से पहुंचा? यूसीसी को इतनी जल्दबाजी में अपने आप को पॉलिटिकली दिल्ली में मजबूत करने के लिए और जन भावनाओं से लोगों में अपने आप को पॉपुलर करने में इतनी तेज़ी दिखाई। अब ये समझ लीजिए कितनी बार यूसीसी के नियमावली में तब्दीलियां हो गई। क्यों हो रही हैं साहब? है भू कानून, आपने भू कानून की अपने आप ही पीठ थपथपा रहे हैं। इससे कमज़ोर और इससे ना कमज़ोर कानून नहीं हो सकता। अब ये कमज़ोर क्यों है? उसमें आपने ढील छोड़ दी कि नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों का जहाँ विस्तार होना है वहाँ भूमि कानून लागू नहीं होगा। जिस बड़े
उद्योगपति को या पैसे वाले को या भूमि खरीदने वाले को कोई ज़मीन कहीं खरीदनी होगी, किसी गांव के पास जाकर वो कहेगा कि जी ये मुझे इतने हेक्टेयर, इतने एकड़ या इतनी नालियाँ ज़मीन खरीदनी है, ज़्यादा संख्या में ख़रीदना चाहेगा, वो सरकार को चुपचाप बता दे। बस कुछ दिन के बाद वो आसपास के नगर पालिका या टाउन एरिया या कॉरपोरेशन का उसका एरिया बढ़ा देंगे, और उसका जब उसका सीमा विस्तार होगा, वहाँ भू कानून निष्क्रिय हो जाएगा और वो आराम से उसको ले सकता है। आप कोट द्वार जाइए, और कोट द्वार जाने के बाद आप देखिए कि कोट द्वार नगर निगम का सीमा कितनी विस्तृत और फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हों। तो आपने यानी इतने बड़े भूखंड को आपने भू कानून से बाहर लाकर रख दिया, तो ये तो बहुत ही कमज़ोर भू कानून है। कहीं ना कहीं विधायक साहब भू कानून लगाने की ये भी थी कि लैंड जिहाद हो रही थी, कि बोल रहे थे कि मज़ार बन रही है, उसमें अवैध ज़मीनें जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो धामी सरकार ने ये कदम उठाए। चुनाव लड़ने के लिए कहाँ तक जाएंगे? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, क्या एक शब्द के सहारे चुनाव लड़ेंगे? नौकरियां दो, महंगाई कम करो, किसानों का फ़ायदा करो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालत सुधारो, छात्र को अच्छी शिक्षा दो, अस्पतालों को सही करो, डॉक्टर दो। आप ये बताइए कौन सा मज़ार, कैसा मज़ार जो 200-200, 300-300 साल पुरानी आबादियाँ थीं, जहाँ से लोग चले गए। देहरादून में एक भारी तादाद में मुसलमान रहता था पार्टीशन से पहले, तो अब रहते होंगे तो मरते भी होंगे लोग, तो वो दफनाए भी जाते होंगे। उस समय बहुत ज़्यादा ज़मीन के बारे में चर्चाएं नहीं होती थी। ये भी संभव है किसी की निजी ज़मीन हो, ये भी संभव है वन विभाग की ज़मीन हो, ये भी संभव है उस समय कोई मज़ार बने होंगे। तो आज आप मज़ार, मंदिर, मस्जिद शिफ्ट होते हैं। कई जगह देखे हमने यहाँ शिफ्ट होते हुए, मस्जिद भी शिफ्ट हुई है, मंदिर भी शिफ्ट हुआ है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग बना, उसको कभी कोई लैंड जिहाद का शब्द नहीं दिया गया, उसको कभी प्रचारित नहीं किया गया। किसी भी प्रोजेक्ट में वो आया हो, उसको सामान्य प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको शिफ्ट कर दिया गया। ये एक चुनावी मुद्दे के रूप में उसको लाकर लैंड जिहाद शब्द एक इसी सरकार में, उत्तराखंड की सरकार में ईजाद किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको, जब आपने ही बात छेड़ी है तो सवाल का जवाब भी आप ही सुनिए। लैंड जिहाद ये पार्ट भाजपा कहती है, और एक शब्द का और बार बार प्रयोग करते हैं कि जी, एक और बात कहते हैं, डेमोग्राफी बदल रही है। हाँ, ज़रा जाइए झबरेड़ा, थोड़ी दूर है यहाँ से, और पता करिए कि झबरेड़ा में 1947 से पहले चेयरमैन कौन बनता था। मुसलमान चेयरमैन बनते थे वहाँ पर, और निर्विरोध चेयरमैन हुए वहाँ पर। आज चौधरी यशवीर सिंह जी या कुलबीर सिंह जी या उनका परिवार, ठीक है। तो डेमोग्राफी चेंज किस दिशा में हुई? ढंडेरा रुड़की से लगा हुआ, अभी उसको इन्होंने टाउन एरिया या नगर पालिका घोषित कर दिया। ढंडेरा पिछले साल तक ग्राम सभा हुआ करती थी, वहाँ का ग्राम प्रधान मुसलमान बनता था, बीडीसी मुसलमान बनता था, ज़िला पंचायत मेंबर मुसलमान बनता था, ठीक है। अब डेमोग्राफिक चेंज कौन बोल रहा है? भाजपा। आप जाइए और देखिए कि वहाँ पर हमारे पर्वतीय मूल के भाई चेयरमैन बने। हम उसका स्वागत करते हैं, हमें बनने में आपत्ति नहीं है, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज किस दिशा में हुआ? किस दिशा में हुआ? अब आप जाइए गढ़, मीरपुर, सलेमपुर, इन गांवों में जाइए, वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाइए, और रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाने के बाद देखिए रानीपुर, जहाँ BHEL है, जहाँ सिडकुल है, 90% नहीं, 100%
ज़मीनें वहाँ मुसलमानों की थी, लगभग कोई 1-2% होगी किसी और की, और वहाँ इन गांवों के मुसलमान ग्राम प्रधान हुआ करते थे। आज लगभग कोई सा ही गांव होगा जो इन गांवों में ग्राम प्रधान मुसलमान है, और ज़मीन मुश्किल से छोटे मोटे प्रतिशत में किसी मुसलमान के पास होगी, वरना सब बाहर के लोग आकर वहाँ पर ज़मीनें ली हैं जो मुसलमान नहीं है, दीगर धर्म है। उसमें सनातन भी हो सकता है, उसमें और धर्म भी हो सकते हैं। यानी डेमोग्राफिक इस दिशा में चेंज हुई। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सारा ये जो खेल है ये चुनाव को लेके है। अभी मदरसों में भी बोल रहे हैं कि अवैध मदरसे चल रहे हैं, बहुत सारे मदरसों में ताले भी लगाए हैं। पहाड़ और प्लेन का झगड़ा विधानसभा के अंदर शुरू हुआ ऋषिकेश विधायक जी जो तत्कालीन मंत्री थे उनको लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रहा था। उसको दबाने के लिए इन्होंने ये मदरसों का तार छेड़ा। अगर मदरसों पर परमिशन नहीं है और आप ही कह रहे हैं कि 800 मदरसे या 400 मदरसे, आंकड़ा भी उन्हीं के पास है, कि इतने अवैध रूप से चल रहे हैं, 8 साल से किसकी सरकार है साहब? क्यों चलने दिए? आपकी विभाग क्या कर रहा है? आपके पास मदरसा बोर्ड है, आपका मदरसा बोर्ड क्या कर रहा है? या तो आपने ही उनको खुलने दिए, आप ही की सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अगर आप कह रहे हैं कि अवैध चल रहे हैं और उनमें कोई अवैध गतिविधि हो रही है, तो फिर आप ही की सरकार उस अवैध गतिविधि में सम्मिलित है, तो उनको सज़ा दीजिए ना जिन्होंने वो खुलवाए हैं। अगर आप ही उनको अवैध मान रहे हैं तो जिसके कार्यकाल में, जिस अधिकारी कर्मचारी के कार्यकाल में वो खुले, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अवैध निर्माण होता है किसी शहर में बिना नक्शा पास कराए, अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग या मॉल बन जाए, तो जाकर उसको आप सील लगा दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन अधिकारियों के रहते वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनी? कोई मदरसा ऐसी चीज़ तो है नहीं कि शाम को सोचेगा सुबह को खुल जाएगा, है? बनने खुलने में टाइम तो लगेगा। तो यानी आपके अधिकारियों की मिलीभगत से, सरकार की लापरवाही से और सरकार की कमी के कारण बने हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि वो पहाड़ और प्लेन का ऋषिकेश विधायक जी, तत्कालीन मंत्री जी को लेकर जो विषय छिड़ा था, उसको दबाने के लिए ये एक कार्रवाई की है। अब आइए, ईद के दिन इन्होंने परसों कई गांवों के उत्तराखंड में और देहरादून में नाम बदले हैं। यहाँ मोहम्मदपुर जट एक गांव होता था, जो कि आज सरकार के अनुसार उसका नाम मोहनपुर जट रख दिया गया। ये क्यों कार्रवाई की उन्होंने? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो सांसद हरिद्वार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अवैध खनन को लेकर एक बड़ी आवाज़ लोकसभा में उठाई, जिससे सरकार ने अपने आप को असहाय महसूस किया और घिरी हुई महसूस किया। फिर प्रशासनिक अधिकारियों में और सांसद साहब के बीच में भी एक तनाव पैदा हुआ उनके बयान पर। फिर सारे IAS एसोसिएशन ने इकट्ठे होकर अपना रिजनमेंट पेश किया, उन्होंने विरोध दर्ज किया। तो ये सारी असहज स्थिति थी सरकार के सामने। उस असहज स्थिति से निकालने के लिए एक नई हेडलाइन पैदा करती है भाजपा सरकार। उन्होंने नई हेडलाइन पैदा की कि जी मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर कर दिया जाए। अगर आपको मोहम्मदपुर जट सरकार के नक्शे में हैं, जिसका नाम मुख्यमंत्री जी जानते हैं, मोहम्मदपुर जट कम से कम 8-10 मोहम्मदपुर जट हैं उत्तराखंड में, हरिद्वार ज़िले में, जिसमें इत्तफाक से मोहम्मदपुर बुज़ुर्ग है लक्सर में, उसमें एक भी मुसलमान नहीं रहता। उसका नाम मोहम्मदपुर बुज़ुर्ग है। कब से हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। इतिहास जो भी होगा इतिहास से पता चलेगा। उसका तो नाम नहीं बदला, इसका बदला। यानी इस मोहम्मदपुर जट को सरकार जानती है कि हमारे नक्शे में है। वहाँ पुल टूटा हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त है। मोहम्मदपुर झाल जो बिजली का हाइड्रो प्रोजेक्ट है नहर पर, तो वो पुल क्यों नहीं सही कर रहे? आज मोहम्मदपुर जट वासियों को उस पुल के सही होने की आवश्यकता है, मोहनपुर जट वालों को।
उस पर तो दिमाग लगाओ, लेकिन उसको सरकार को कुछ करने की सोच न करने की नीति है। भावनात्मक इशू छेड़ते हैं और उस भावनाओं से ही आगे बढ़ते हैं। बराबर में लिबरेडी गांव है, लिबरेडी गांव का पुल एक गांव का पुल नहीं है, वो दर्जनों गांव का पुल है और लिबरेडी में ही कम से कम 10,000 की आबादी है। सालों से टूटा हुआ है और सांसद विधायक सबकी जानकारी है, वो सांसद और सरकार के प्रतिनिधियों की सबकी जानकारी में मैंने ये विषय विधानसभा में मोहम्मदपुर वाला भी, लिबरेडी वाला भी, सब विषय में विधानसभा में उठाए। आपने भी शायद अगर सुना हो सोशल मीडिया के थ्रू तो आपने सुना होगा। उनको तो ठीक करो। मोहम्मदपुर जट में कि बच्चे नौकरी की तलाश में सरकारी एक आस में बैठे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको नौकरियां चाहिए। वो गन्ना किसान है, उनको गन्ने का मूल्य बढ़वाना है। जब मोहनपुर जट के लोग, मैं मोहनपुर क्योंकि नाम बदला गया, मैं भी मोहनपुर मान रहा हूँ, अब आपने बदल दिया, हम भी मान रहे हैं, हमारा कोई लड़ाई नाम आपने रख दिया, हम माने। उन लोगों को जब फसल बोने जाते हैं तो उनको डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, डाई जिसे बोलते हैं, और जब वो फसल में पानी देने जाते हैं तो उनको यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों टाइम पे, दोनों वक्त पर वो फर्टिलाइज़र नहीं मिलता। नाम बदलने से अगर उनकी जीवन सुधरता है, स्वागत करते हैं, लेकिन अगर उनका जीवन पहले से बेहतर नहीं होता तो ठीक है, अब आपको आपका मुबारक। एक सवाल और आ रहा है नाम बदलने की प्रतिक्रिया में कि अगर जो सपोज देन हमारा बच्चा है, हमने उसका नाम बदलना है तो बहुत सारी प्रतिक्रियाओं से गुजर के जाना पड़ता था और काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसमें भी। लेकिन यहाँ पे अचानक से ही नाम बदल देना, क्या ये प्रतिक्रिया पहले से ही चल रही थी या अचानक ही हुई है? हमने तो सुनी नहीं, रातों रात हुई है। सुबह को एक मैसेज आया सबके मोबाइलों में कि सरकार ने नाम बदल दिए। अब सरकार को कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो सरकार जाने। जो सामान्य नागरिक है सबको आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सबको बदलवाने पड़ेंगे। सबको अपने पहचान पत्र में अपने एड्रेस का नाम चेंज करवाना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए काम बढ़ा दिया। कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको आकर अपने एड्रेस प्रूफ चेंज कराने पड़ेंगे। मोहम्मदपुर जट गांव के मोड़ पर एक मशहूर एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत क्रिकेटर का, ठीक उस मोड़ पर हुआ था। अच्छा होता और वो वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण सामने ही कांग्रेस शासित सरकार का एक बहुत बड़ा सीएचसी हॉस्पिटल बना हुआ है, बहुत बड़ा, उत्तराखंड के बड़े अस्पतालों में है, जो मेरे पिताजी के टाइम बना था। अब आज उस अस्पताल की हालत ये है कि सामने ही वहाँ से 500 मीटर दूर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो ऋषभ पंत को रुड़की हॉस्पिटल लाना पड़ा। नारसन के सीएचसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सका क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में उसकी सुविधाएं कम की गई हैं। नाम बदलने से पहले उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सुधारो। कम से कम एक एक्सीडेंट जो एक भारत के बड़े, दुनिया के बड़े खिलाड़ी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट वहाँ हुआ था, तो उसको सामने हॉस्पिटल में सुविधाएं क्यों नहीं मिली, इस पर विचार करो। नाम आप उसका कुछ भी रखो, आपकी सोच है, आपकी नीति है, आपकी सत्ता है, आप कुछ रखिए, लेकिन वहाँ की जनता को कम से कम बेसिक सुविधाएं तो दीजिए। ये मैंने अखबार अभी मंगाया है, मुख्यमंत्री जी का बयान है कि धरातल पर रोकें वनाग्नि, कागज़ों में नहीं। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। क्या मतलब है इस बयान का? यानी इसका मतलब ये है कि आज तक जो काम हो रहे हैं कागज़ों में हो रहे हैं, धरातल पर नहीं हो रहे हैं। जब तो ये कहना पड़ा। तो आप ये 3 साल बेमिसाल का प्रमाण पत्र ये रहा आपके सामने, खुद सीएम साहब दे रहे हैं। तो अब अगर तो हम हरिद्वार जिले की बात कर लेते हैं, 6 से 7 विधायक कांग्रेस के हैं, निर्दलीय भी हैं। अगर जो विधानसभा सत्र लगता है तो इन मुद्दों पर क्यों नहीं सवाल उठते? बहुत अच्छा और आपका तारीफ़ के काबिल सवाल है। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझसे सवाल पूछा। ये जाकर आप अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछिए, विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछिए कि ये बताइए कि मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल
पिछले 3 साल में क्यों नहीं आया विधानसभा में? अगर आप थोड़ा भी संसदीय प्रक्रिया से परिचित हैं और थोड़ा भी विधानसभा के बारे में जानते हैं और आप हमारी ही फेसबुक सोशल मीडिया को उठाकर आप स्क्रॉल करें पिछले 3 साल की, हम लगातार एक बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि एक दिन निर्धारित होता है हम हफ्ते में हर मंत्री या मुख्यमंत्री का। उत्तराखंड की नियमावली के अनुसार जो अध्यक्ष जी ने सोमवार उत्तराखंड में प्रश्नकाल की में मुख्यमंत्री के सोमवार रखा है, आवंटित कर रखा है। जब से ये सरकार बनी है, जब से सोमवार का दिन विधानसभा की कार्य संचालन में आता ही नहीं है। ये तो फिर ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? ये तो हम भी यही पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? कौन जवाब देगा? ये तो व्यवस्था करने वाला कौन है? तो व्यवस्था करने वाली सरकार है, व्यवस्था करने वाली विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो देंगे जवाब। हम भी तो उनसे ही पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? हम किस प्लेटफॉर्म पर जाकर ये सवाल करें? अगर विधायक सामान्य आदमी सड़क पर करेगा और विधानसभा में विधायक करेगा, संसद में सांसद करेगा, और आप संसद में सांसद को बोलने का अवसर ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा? अगर आप विधायक को विधानसभा में बोलने का अवसर ही नहीं देंगे तो कहाँ बोलेगा वो? तो आप सोमवार आने ही नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल ही नहीं होगा, और जो हम ऑन रिकॉर्ड जिस बात को हम लिखित में विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, तो उन्होंने इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आवाज़ नहीं आए, सवाल ना उठें और अपने मुंह से वो इसको 3 साल बेमिसाल कहते रहें। चलते चलते विधायक साहब, लास्ट सवाल कि सब जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में उन्नति हुई है, देश की नहीं प्रदेश की भी। तिवारी जी की सरकार में आप देख लीजिए उत्तराखंड कितना तरक्की की है। भाजपा सरकार में आपका मानना है कि नहीं हो रहा है, फिर भी क्या कारण है कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है? कांग्रेस ने भावनात्मक विषय नहीं छेड़ती, भावनाओं के साथ नहीं खेलती। ठीक है कि ये हम इस भावनात्मक विषयों को लेकर हम चुनावी नतीजे हमारे अनुकूल नहीं हुए, ना हम उस काम को करते, ना हम आइंदा भी करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ कहीं जब भी जनता की समझ में आएगा हम फिर कांग्रेस को, जनता को याद कर रही है। अब आप धरातल की बात देखिए कि लाल राशन कार्ड और सफ़ेद राशन कार्ड जिनके बनने चाहिए उनके नहीं बन रहे हैं। हाँ, आज जब से इस बीजेपी की सरकार है तब से ये दोनों लाल राशन कार्ड नहीं बन रहे, और लगातार हम सरकार से इन विषयों को रख रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। तो ये सरकार की विफलताओं भरे विषय हैं, और विफलताओं भरे विषयों पर आप घंटों बात करिए, घंटों में तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार विफल क्यों है। और सफलता के नाम पर इनके पास गाने बजाने के लिए भूमि कानून, यूसीसी नाम की चीज़ें हैं। भूमि कानून और यूसीसी ही अपने आप में विफलता भरे कानून हैं। आप देखना, ये दोनों चीज़ें इस प्रदेश को पीछे हटाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। इनमें दोनों में इतनी बड़ी कमियां हैं कि जनता जिनके लिए, जिनकी मांग पर ये बनाए हैं, वो ही इनको नकारेंगे। अभी से लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने शुरू हो गए हैं। इनके ख़राब नतीजे जल्द ही आपके सामने आएंगे। अगर सशक्त भूमि कानून की नीयत सरकार की होती तो वाकई सशक्त बनता, उसमें एक कमज़ोरी ना छोड़ी जाती। और अगर यूसीसी की नीयत सरकार की होती तो फिर ये तो सिर्फ उनका यूसीसी तो सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की है कि कोई उस कहेंगे कि हमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कानून बनाया, ये इस टाइप की कोई बात अगर फैलाएं तो उसका उनको कोई फ़ायदा हो तो हो, वरना तो हकीकत में ये है कि सनातन की नीतियों के ख़िलाफ़ है। वैवाहिक बंधन एक सबसे मज़बूत, एक किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का सबसे मज़बूत कड़ी मानी जाती है, और अगर उसको ही ख़त्म करके अगर अवैध रूप से धार्मिक एतबार से अगर अवैध रूप से कोई लड़का और कोई लड़की अगर रह रहे हैं, कानून उसको कह सकता है कि भाई आप लीगली रह लो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन सनातन
या कोई भी धर्म, मेरी जानकारी में तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो अलाउ करेगा बिना वैवाहिक बंधन के किसी जवान लड़के और जवान लड़की को इकट्ठा रहना और शारीरिक संबंध बनाना, संतान की उत्पत्ति करना। तो वो अगर ये सरकार उसको लीगल कर रही है, उसको कानून का रूप दे रही है, तो ये धर्म विरोधी बात है। अब ये भी उनके खिलाफ जाती है। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जनता देख रही है कि ये भावनाएं भड़का कर जो चुनाव में उतरते हैं उसको अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और रहा सवाल ये 3 साल बेमिसाल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात है। जनता के बीच में जाइए, विषय कोई सा उठाइए, स्कूल अस्पताल का, रोज़गार का, किसानों की समस्या का, चाहे फैक्ट्रियां लगने का विषय हो, फैक्ट्री बंद होने का विषय हो, कोई कहीं पुल, आप पहाड़ पर बच्चे ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर नदियां पार कर कर स्कूलों में जाते हैं, किसी भी विषय को ले लीजिए तो विफलता भरे 3 साल है। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक निजामुद्दीन काजी, जिन्होंने बताया कि इनके 3 साल विफलताओं से भरे हुए हैं। आने वाले टाइम पे जो योजना बनाई है इन्हीं को पछताना पड़ेगा। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।